हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रिफा। आज ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक बार आपका सीएसआई और जेआरएफ क्रैक हो जाता है उसके बाद क्या करना होता है। मतलब जब मेरा सीएसआई और जेआरएफ क्रैक हुआ था तब आई वाज डायरेक्शनलेस एंड मुझे नहीं समझ आ रहा था कि अब मैं कहाँ अप्लाई करूँ। इतने सारे इंस्टीट्यूट्स है, इतनी सारी लैब्स है, हम कैसे सिलेक्ट करें कि हमको कौन सी लैब में जाना है, आगे का प्रोसेस क्या होता है। एक बार जेआरएफ हमको मिल जाता है, सर्टिफिकेट कब आता है, जो जेआरएफ का सर्टिफिकेट है वो कब आता है, उसकी वैलिडिटी क्या होती है। जब आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एसओपी सबमिट करना पड़ता है, वो कैसे लिखना होता है। कुछ इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो एसओपी की जगह क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म करियर ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपको पीएचडी करने का मौका मिलता है आपके फेवरेट टॉपिक पे, कोई भी एक टॉपिक है किसी भी मतलब बायोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड, आपको अगर मिलता है मौका तो आप किस पे रिसर्च करना चाहोगे एंड क्या ऑब्जेक्टिव्स हो गया, हाइपोथेसिस क्या होगा वो प्रोजेक्ट का। लाइक आइजर में मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि आप एक अपना स्पेसिफिक टॉपिक बताओ कि कौन सी टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहोगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस। तो ये सारी चीजें ना बहुत मैटर करती है कि आप कैसे अप्लाई करोगे। अब देखो, मैंने आइजर में जब अप्लाई किया था तो मैंने ये क्वेश्चन आंसर किया था, मैंने न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज पे लिखा था। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या क्वेश्चन था और मैंने उसका क्या आंसर किया था। मेरी एक जो फ्रेंड थी उसने भी अप्लाई किया था, उसने कैंसर के रिलेटेड कुछ लिखा था आंसर में, बट उसका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उसने सही से आंसर नहीं किया था और मेरा पसंद आ गया होगा, इसीलिए मुझे आइजर पुणे में इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। तो ये सारे पैरामीटर्स शॉर्टलिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप कैसे आंसर कर रहे हो, कैसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दे रहे हो। तो मैं आप लोग के साथ मेरा एसओपी भी शेयर करूंगी जो आईआईटी बॉम्बे में मैंने सबमिट किया था। और आईआईटी बॉम्बे में मैं 2 बार शॉर्टलिस्ट हुई थी इंटरव्यू के लिए ये एसओपी के बेसिस पे। एंड आईआईटी गांधीनगर में भी मैं शॉर्टलिस्ट हुई थी। उसका जो मतलब वहां पे क्वेश्चंस पूछे थे तो क्वेश्चंस के आंसर्स करने थे, तो वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट बताऊंगी कि मैंने क्या आंसर किए थे। इसके अलावा मैं आइजर पुणे का भी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने किस टॉपिक पे हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव एंड बाकी सारे क्वेश्चंस आंसर किए थे। आप एक बार ये देखोगे ना तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आंसर करना होता है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होगे। इसके अलावा आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में और जो टॉप नॉच इंस्टीट्यूट है इंडिया के, ये दोनों में पीएचडी का क्या डिफरेंस होता है। अगर आप प्राइवेट में पीएचडी करोगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, और टॉप नॉच में करोगे तो दोनों में क्या डिफरेंसेस होंगे। क्योंकि अभी मैं बीआरसी में हूँ जो इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किया है और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बताऊंगी कि अगर आप प्राइवेट से करते हो तो आपकी क्या क्या चीजें मिस होगी और यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं अगर आप कोई भी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से पीएचडी करोगे तो। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको अगर इंटरव्यू क्रैक करना है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे क्रैक करोगे ये इंटरव्यूज को, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है और क्या क्राइटेरिया फॉलो करना है। आप सबके सब जगह पे तो अप्लाई नहीं करोगे, इतना बड़ा इंडिया है, इतने सारे टॉप इंस्टीट्यूट है, कौन से आपको स्पेसिफिकली सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। लाइक मैंने स्पेसिफिकली सिलेक्ट किए थे, मैंने वो ही इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई किए। तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सपोज अभी आपको जेआरएफ मिल गया है, आपका सीएसआर क्रैक हो गया, आपके पास जेआरएफ है। अब क्या होगा, पीएचडी के फॉर्म्स आना स्टार्ट हो गए। 2 बार आते हैं पूरे साल में, एक जून जुलाई में आते हैं और एक दिसंबर में आते हैं। यूजुअली 2 साइकिल्स होती है। अगर बीआरसी जैसा कुछ है इंस्टीट्यूट, वहां पे साल में एक ही बार आएगा। और दूसरा एक्ट्रैक होता है, आईसीजीबी होता है। तो ऐसे जो रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट रहते हैं वहां पे ईयर में एक ही बार होगा। लेकिन जो आईआईटीज है, आइजर्स है, कुछ लैब्स होती है, वहां पे साल में 2 बार आते हैं। सब में पहला काम, सब में पहले तो आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम पे अपना अकाउंट बनाओ और एक चैनल है पीएचडी नोटिफिकेशन ओनली,
उसको आप लोग फॉलो करो। ये जो चैनल है इस पे जब भी पीएचडी के फॉर्म्स आउट होते हैं तब वो जो भी एडमिन है वो पोस्ट करता है। और यही चैनल से मुझे बीआरसी का जब ये फॉर्म आउट हुआ था, नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था जेआरएफ पोजीशन के लिए, यही चैनल से मुझे पता चला था। अगर मैंने ये चैनल फॉलो नहीं किया होता तो मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि यही चैनल वाला था जिसने मतलब इसके बारे में मैसेज डाला था कि बीआरसी के जो जेआरएफ पोजीशन है वो आउट हो गए हैं, तो आप अप्लाई करो। ये चैनल पे वो स्टार्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड एंड डेट ऑफ एप्लीकेशन दोनों मेंशन करता है। तो पहला काम तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके ये चैनल को फॉलो करो। आप अपडेटेड रहोगे कि कौन सा फॉर्म निकल गया है, कहाँ पे निकला है, लास्ट डेट कौन सी है किस फॉर्म की। अप्लाई करने से पहले ये सोचो कि आपको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। जैसे मेरे केस में मुझे चाहिए था कि मेरा जहाँ पे भी एडमिशन हो वो मेरे घर से नजदीक हो। मेरा जो घर है वो सूरत में है। अब सूरत के नजदीक में कौन से इंस्टीट्यूट्स है जो टॉप नॉच हो गए, तो मुंबई में थे। एक तो मैंने आईआईटी बॉम्बे टारगेट किया था, देन ये बीआरसी वाला था मुंबई वाला, देन गांधीनगर को मैंने टारगेट किया था, वो भी सूरत के नजदीक ही है। और मैंने पुणे को ऑप्शन में रखा था, इसीलिए मैंने एनसीबीएस पुणे में अप्लाई किया था और आइजर पुणे में अप्लाई किया था। आईसीजीबी न्यू दिल्ली में मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था। आईसीजीबी न्यू दिल्ली मेरा मतलब टारगेट नहीं था, मुझे दिल्ली में नहीं करना था क्योंकि वो मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर हो जाता है। अब मुझे डिस्टेंस मैटर करता था, क्योंकि अगर आप ऐसे हो जिसको डिस्टेंस कुछ मैटर नहीं करता है तो आप दूसरे इंस्टीट्यूट्स को भी अपने ऑप्शन में रख सकते हो। बट मुझे ऐसा था कि मेरे घर के पास हो, क्योंकि देखो पीएचडी इज नॉट अ जोक। ये 2-3 महीने की बात नहीं है कि हम कैसे भी घर से दूर रह के मैनेज कर लेंगे। मेरा ऐसा था, देखो 5 साल की बात है, कम से कम 5.5 साल। तो मेरे हिसाब से जितना घर के पास हो उतना अच्छा रहता है, क्योंकि पता नहीं ना 5 साल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब हो सकता है हमको घर जाना पड़े क्योंकि हम बीमार है, या कोई भी रीजन की वजह से घर जाना पड़ सकता है। सो मेरा ऐसा था कि मुझे घर के पास चाहिए। सेकेंड चीज ये भी होती है कि जब आपकी छुट्टी आती है, लाइक छुट्टी आपको 3-4 दिन की मिलती है, तब आप होमसिक फील करते हो जब आपके बाकी सारे बैचमेट जिसका घर नजदीक है वो जाते हैं। ये चीज फील होती है कि हाँ अगर मेरा भी नजदीक होता तो अभी मैं भी चली जाती। जिसका बहुत दूर होता है वो लोग जब लॉन्ग वेकेशन होगा 15 दिन का तभी जा सकेंगे, क्योंकि प्लेन की फ्लाइट्स की टिकट्स में ही इतने पैसे चले जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते बार बार जाने का। यही अगर आपका घर नजदीक है तो आपको अगर 3-4 दिन की भी छुट्टी मिलती है तो आराम से आप अपने आपके घर पे रह के वापस आ सकते हो। तो मुझे ऐसा था कि मैं नजदीक वाले इंस्टीट्यूट ही टारगेट करूंगी, तो मैंने ये सारे इंस्टीट्यूट टारगेट किए थे और फिर मेरा मुंबई में हो गया। तो अगर आप भी मेरी तरह हो कि आपको डिस्टेंस मैटर करता है और आप भी ये पॉइंट्स को देख रहे हो कि हाँ मुझे भी ऐसा चाहिए, तो आप देखो कि आपकी जो प्लेस है उसके नजदीक में कौन से। सेकेंड चीज ये होती है इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने से पहले कि आप देखो आप जो इंस्टीट्यूट को टारगेट कर रहे हो वहां पे आपके पसंद का रिसर्च होता भी है या नहीं, आपका जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उस पर रिसर्च होती भी है या नहीं। अब बीआरसी में अप्लाई करने से पहले जो ब्रोशर आया था मैंने उसमें देखा था कि यहाँ पे किस किस चीजों पे रिसर्च होती है। तो कैंसर बायोलॉजी था जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, इसके अलावा बायो रेमिडिएशन भी मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था क्योंकि इस पे मैंने मास्टर्स में डेजर्टेशन किया था, तो ये भी था। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक थे बीआरसी में और मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत वाइड एरिया है रिसर्च का, बहुत सारे एरिया है जहाँ पे रिसर्च होती है बीआरसी में। तो मैंने सोचा कि हाँ ये यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकती हूँ। तो आप भी देखो कि आप जो इंस्टीट्यूट को टारगेट करो, सपोज आप आईआईटी बॉम्बे को टारगेट करो, तो आप देखो कि वहाँ पे वो टॉपिक है भी या नहीं, वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सपोज आपको सेल सिग्नलिंग पसंद है तो वहां पे सेल सिग्नलिंग पे रिसर्च होती भी है या नहीं, ऐसे ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करना है। इसके अलावा आप लिंक्डइन पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, लाइक आईआईटी बॉम्बे का कोई होगा, कोई आईआईटी गांधीनगर का होगा, जो भी इंस्टीट्यूट हो वो लोग की लिंक्डइन पे आईडी होती है, आप उनको ऐड कर सकते हो। या तो आप आईआईटी बॉम्बे सर्च करो या आईआईटी गांधीनगर सर्च करो लिंक्डइन पे, तो
जितने भी लोग वहां पे पढ़ते होंगे, वहां पे काम करते होंगे, उसकी लिस्ट आ जाएगी। आप उनको ऐड करो। आप उनको पूछ सकते हो कि लैब कैसी है, गाइड कैसे है, कैसे काम होता है। इससे भी आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है या नहीं करना है। जैसे कि मुझे आईआईटी गांधीनगर का पता चला है, लाइक मेरी फ्रेंड वहां पे इंटरव्यू देने के लिए गई थी, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। शी वाज लाइक के आईआईटी गांधीनगर के जो गाइड्स होते वो अच्छे नहीं होते, दे आर लाइक वेरी रूड। जब मैंने अप्लाई किया था आईआईटी बॉम्बे में, तो मैंने भी एक वहाँ पे पीएचडी स्कॉलर था, उसको मतलब मैसेज करके पूछा था कि कैसे आईआईटी बॉम्बे में गाइड्स कैसे है और लैब कैसी है। तो उसने मतलब मुझे बताया था। मैंने उसको एक स्पेसिफिक सर के बारे में पूछा था, क्योंकि जो ब्रोशर आता है उसमें सारे सर की इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन से सर क्या काम करते हैं, किस क्या क्या उनके पब्लिकेशंस है। तो वो टाइम पे वो जो सर थे वो बायो रेमिडिएशन पे कुछ काम करते थे, और बाकी जो टॉपिक्स थे उसमें मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था आईआईटी बॉम्बे के। तो मैंने भी ऐसे लिंक्डइन पे एक पीएचडी स्कॉलर था, उसको मतलब पूछा था कि मैंने सर का नाम बताया था, ये सर की लैब कैसी है एंड ये सर कैसे है। तो वो पीएचडी स्कॉलर ने बताया था मतलब लिंक्डइन पे दैट ये जो सर होते हैं ये ज्यादातर लड़कों को प्रायोरिटी मानते हैं और लड़के ही ये सिलेक्ट करते हैं, गर्ल्स को ये नहीं लेते अपनी लैब में। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों मतलब, तो उसने बोला कि उसको इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है, बट यही है, उनकी लैब में आज तक कोई लड़की ने ज्वाइन नहीं किया है एंड ये सर का थोड़ा ऐसा है कि ये लड़के को प्रायोरिटी मानते हैं। तो अगर आप लोग को भी अप्लाई करने से पहले ऐसे लिंक्डइन पे पूछना है तो आप पूछ सकते हो। बस लिंक्डइन पे आप सर्च करना, जो भी इंस्टीट्यूट है नीचे आ जाएगा, जो भी स्कॉलर्स वहां पे काम करते हैं किसी को भी आप ऐड कर दो एंड मैसेज करके पूछ लो दैट मैं यहाँ पे अप्लाई करने का सोच रही हूँ, तो क्या आप प्लीज मुझे हेल्प करोगे ये चीज में। तो कोई भी मतलब हेल्प कर देता है। देन सेकेंड चीज ये है कि एक तो ये बात हो गई। तीसरी जो चीज आती है जो सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने बोला गाइड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि गाइड कैसे है। अल्टीमेटली देखो, प्रोजेक्ट भले आपका एक बार एक पॉइंट पे आपकी चॉइस का ना मिले, बट 5 साल निकालने हैं वो गाइड के साथ, तो गाइड तो आप अच्छा ही सिलेक्ट करना। मतलब हाँ, हमारे हाथ में नहीं होता है कि हमको कौन से गाइड मिलेंगे, बट जब आप अप्लाई करते हो उसके बाद आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। उसके बाद जब आप लैब देखते हो तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कौन से गाइड की कैसा लैब है, और जो लैब वाले होते हैं वो भी हेल्प करते हैं ये बताने में कि ये प्रोजेक्ट पे पहले काम हुआ है या नहीं, या हमको ये सारी चीजें स्टैंडर्डाइज करनी पड़ेगी, ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी, उसके बाद होगा। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है जब आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हो उससे पहले। और मुझे भी नहीं पता था कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जब बीआरसी में प्रोजेक्ट सिलेक्शन वाला सिलेक्शन की लिस्ट आई थी और उसमें सारे प्रोजेक्ट्स है, और जब हमको सिलेक्ट करना था तो हम सारे लोग लैब जाते थे, हर एक गाइड में बात करते थे। लाइक मेरे बैचमेट्स ने बहुत सारी लैब्स में वो लोग गए, बात की कि ये लैब कैसी है, पूछा ये लैब के लोग कैसे हैं, गाइड कैसे है, कैसा काम है, जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उस पर पहले कुछ काम हुआ भी है या नहीं, या पूरा नए से स्टार्ट करना है। पूरा नए से स्टार्ट करना होगा तो चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती है। तो आईआईटी बॉम्बे में जब मैंने अप्लाई किया था लाइक 2024 में, जब मैंने पहली बार अप्लाई किया था और मेरा रिटर्न टेस्ट था जिसके क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में शेयर किए हैं। तो जब रिटर्न टेस्ट के लिए हम लोग गए थे ना, तब मतलब हम लोग को रिटर्न टेस्ट के बाद लैब दिखाने लेके गए थे वो। लाइक आईआईटी बॉम्बे के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमको परमिशन दी थी कि हम सारी लैब में जाके देखें कि क्या काम होता है, कैसा काम होता है, किसकी लैब में क्या क्या है। तो तब भी हमने मतलब देखा था कि कैसी लैब होती है और कैसे क्या काम होता है, किस लैब में क्या काम है। तो टॉपिक सब में पहले आपका जेआरएफ जब आ जाता है, आपको सपोज जेआरएफ मिल गया, आपका रिजल्ट आ गया, अब आप
आपने टेलीग्राम पे अकाउंट बना लिया है, उस पर आप सर्च करो पीएचडी नोटिफिकेशन ओनली, वहां से आपको अपडेट मिलते रहेगी कि कौन से इंस्टीट्यूट के फॉर्म रिलीज हो गए हैं, किसकी डेट कहाँ से कहाँ तक है। एंड ये चैनल बहुत अच्छा है, इसमें आपको हर एक चीज की अपडेट मिल जाएगी। तो ये तो पहले आप कर लो, फिर जैसे ही फॉर्म्स आते हैं आप अप्लाई करना स्टार्ट करो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर आपका वहां पे टॉपिक है तो आप अप्लाई करना। जैसे मेरे केस में मैंने आईआईटी इंदौर का देखा था, वहां पे मेरा कोई इंटरेस्ट वाला टॉपिक नहीं था। हाँ वो दूर था, बट स्टिल मैं सोच रही थी कि मैं अप्लाई करूं। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे तो मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक भी नहीं है, प्लस ये दूर है, तो मैंने नहीं किया अप्लाई। तो आप भी देखो कि आपका इंटरेस्ट का टॉपिक है या नहीं है। रही बात एसओपी की, तो मैं अभी स्क्रीन पे आपके साथ मेरा आईआईटी बॉम्बे का एसओपी शेयर कर रही हूँ, जो मैंने वहां पे सबमिट किया था और मुझे वहां से 2 बार बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। देन आईआईटी गांधीनगर का मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, जो क्वेश्चंस मैंने आंसर किए थे और वहां से मुझे शॉर्टलिस्ट किया गया था इंटरव्यू के लिए। एंड आइजर पुणे का मैं शेयर कर रही हूँ, जो क्वेश्चन के मैंने आंसर किए थे और वहां से भी मुझे शॉर्टलिस्ट किया गया था इंटरव्यू के लिए। तो आप देखो एंड आपको इससे एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है। ये बहुत मैटर करता है हमको। जब हम अप्लाई करते हैं तब ऐसा फील नहीं होता कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, बट ट्रस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग एक्चुअली जैसे आप आंसर करते हो उसके बेसिस पे ही शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। क्योंकि मैं और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी, हम लोग दोनों ही साथ में हर जगह अप्लाई करते थे। मेरा हो जाता था, उसका नहीं होता था, लाइक ये चीज रिपीट होती थी। तो यही रीजन होगा ना। उसके पास भी जेआरएफ था, मेरे पास भी जेआरएफ था। लाइक हम लोग, मैं अपने हिसाब से अप्लाई करती थी, जो मैं फील करती थी वो मैं लिखती थी और वो अपने हिसाब से करती थी। उसका नहीं होता था, मेरा होता था। तो आप एक बार देख लो, क्योंकि ये चीज मैटर करेगी। तो गाइज ये है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो मैंने आईआईटी बॉम्बे में सबमिट किया था। मैंने आईआईटी बॉम्बे में 2 बार अप्लाई किया था और दोनों ही बार मैं सिलेक्ट हो गई थी। ऐसे मैंने लिखा था अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मैंने हैंड रिटन ही सबमिट किया था और मैंने कोई वर्ड फाइल इसकी नहीं बनाई थी। और आप क्या लिखते हो वो मैटर करता है, कैसे, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता टाइप करना एंड ऑल ऑफ दैट। टाइप करने में टाइम जाता है, इसीलिए मैंने ऐसे हैंड रिटन लिख के ही सेंड किया था। और ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये आईआईटी गांधीनगर में जब हम अप्लाई करते हैं तो वही एप्लीकेशन फॉर्म में ये हमको टाइप करके आंसर करने होते हैं। तो मैंने ये सारे आंसर किए थे और आईआईटी गांधीनगर में भी मुझे शॉर्टलिस्ट किया गया था इंटरव्यू के लिए। इसके बाद आता है आइजर पुणे। आइजर पुणे में भी जब आप अप्लाई करते हो तब आपको वो ये सारे क्वेश्चन आंसर करने के लिए बोलते हैं। आप ऐसे 2 रिसर्च क्वेश्चन को भी आंसर कर सकते हो, बट मैंने एक ही रिसर्च क्वेश्चन को आंसर किया था। लाइक मतलब अगर आपको किसी भी 2 क्वेश्चन पे काम करना है तो आप ऐसे 2 भी कर सकते हो, बट मेरे लिए ये एक ही सफिशिएंट था। तो उसमें मैंने ये आंसर किया था और इसमें भी मुझे शॉर्टलिस्ट किया गया था इंटरव्यू के लिए। देन अप्लाई करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब क्या होता है, कुछ जगह पे ना ऑनलाइन इंटरव्यूज होते हैं, कुछ जगह पे ऑफलाइन इंटरव्यू होते हैं। जैसे आईआईटी बॉम्बे में जब मैंने पहले अप्लाई किया था 2024 में, तब वहां पे ऑफलाइन इंटरव्यू था। एंड उससे पहले वो लोग ने ली थी रिटन टेस्ट। अब जो आपका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट 3 कैटेगरी में आएगा, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। जो कैटेगरी 1 में होगे उसके पास जेआरएफ होगा, जो कैटेगरी 2 में होगे उसके पास नेट होगा, एंड जो कैटेगरी 3 में होगे उसके पास पीएचडी ओनली होगा। जो जेआरएफ वाले होते हैं उनको तो जेआरएफ मिल ही रहा है सीएसआईआर या फिर यूजीसी से, तो इनको कोई एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं देना होता है यूजुअली, बट देना पड़ भी सकता है। जैसे कि मेरे केस में, मैंने जब आईआईटी बॉम्बे में अप्लाई किया था 2024 में, भले मेरे पास जेआरएफ था बट वो लोग ने रिटन टेस्ट सबका ही लिया था। सेकेंड चीज, जो जेआरएफ वाले होते हैं, जो कुछ यूनिवर्सिटी होती है वो मेंशन करती है कि हमको सिर्फ जेआरएफ ही चाहिए एंड सिर्फ जेआरएफ वाले अप्लाई करें, हम नेट वालों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना पीएचडी ओनली को एक्सेप्ट करेंगे, हमको जेआरएफ चाहिए। जैसे कि जब मैंने एक्ट्रैक में अप्लाई किया था तब वो लोग ने ये चीज मेंशन कर दी थी कि सिर्फ जेआरएफ ही चाहिए। सेकेंड, आईसीजीबी में जब अप्लाई किया था तब वो लोग ने ये चीज मेंशन नहीं की थी, वो लोग ने नेट वालों को भी चांस दिया था एंड पीएचडी ओनली को भी दिया था। थर्ड, जो आईआईटी बॉम्बे था वो लोग ने ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया था, वो लोग ने जेआरएफ वालों को भी अलाउ किया था एंड नेट वालों को भी अलाउ किया था।
सो इट्स लाइक वो इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है कि वो कैटेगरी 1 वालों को ही अलाउ कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख लेना कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास सिर्फ अगर नेट है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके पास नेट था, वो राउंड 2 तक पहुंची थी आईआईटी बॉम्बे में। मेरा रिटर्न टेस्ट में ही नहीं हुआ था क्योंकि मैंने सही से प्रिपेयर नहीं किया था केमिस्ट्री, तो मेरा रिटर्न टेस्ट में नहीं हुआ था। बट मेरी जो फ्रेंड थी उसके पास सिर्फ नेट था, फिर भी वो सेकंड राउंड तक पहुंची थी आईआईटी बॉम्बे में। तो आप ऐसे मत सोचना कि आपके पास सिर्फ नेट है, एलएस है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आईआईटी बॉम्बे में ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया था, वो लोग ने जेआरएफ एंड नेट वालों दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी थी एंड इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया था बेस्ड ऑन देयर एसओपी। सो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्लाई करने से पहले देख लेना। जैसे बीआरसी में भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन किया था कि हम सिर्फ जेआरएफ जिसके पास होगा, भले वो सीएसआर हो, यूजीसी का हो या आईसीएमआर या कोई भी जेआरएफ हो, हमको जेआरएफ ही चाहिए, हमको एलएस वाले नहीं चाहिए। तो कुछ यूनिवर्सिटी होती है जो मेंशन कर देती है और कुछ यूनिवर्सिटी होती है जो मेंशन नहीं करती है। जहां पे मेंशन नहीं है वहां पे सब अप्लाई कर सकते हो गए। तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, या तो इंटरव्यू ऑनलाइन होगा या फिर इंटरव्यू ऑफलाइन होगा। अगर ऑनलाइन इंटरव्यू है तो अब वो आपको घर पे से देना पड़ेगा। उसके लिए वो लोग आपको ईमेल के थ्रू ही कांटेक्ट करेंगे। अब मैंने जब आईआईटी बॉम्बे में पहली बार अप्लाई किया था 2024 में, तो वो ऑफलाइन था। वो लोग ने ये मेंशन किया था कि पहले रिटर्न टेस्ट होगा एंड रिटर्न टेस्ट में जो सिलेक्ट होगा उसका ही राउंड 1 ऑफ इंटरव्यू होगा। तो ऐसे ऑफलाइन इंटरव्यूज भी होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट रिटर्न टेस्ट रखते हैं। जब बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं तो सिलेक्शन को इजी करने के लिए जो इंस्टीट्यूट होता है वो रिटर्न टेस्ट कंडक्ट करता है ताकि बाकी के बच्चे एलिमिनेट हो जाए। तो आईआईटी बॉम्बे में ऐसा रिटर्न टेस्ट हुआ था। तो हो सकता है जहां पे आप अप्लाई कर रहे हो पहले आपका रिटर्न टेस्ट हो, भले आपके पास जेआरएफ हो तो भी आपको वो एग्जाम देना पड़ सकता है। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट में ऐसा रहता है कि अगर आपके पास जेआरएफ है तो आप एग्जाम ना दे के डायरेक्ट आप इंटरव्यू दे सकते हो। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट में आपको ऑफलाइन बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑफलाइन इंटरव्यू देने की, लाइक आपको वहां पे जाना पड़ रहा है इंटरव्यू देने के लिए, तो आप डिस्टेंस के बारे में मत सोचना कि इतनी ट्रैवलिंग करके जाना पड़ेगा एंड ऑल ऑफ दैट। आप बस चले जाना और इंटरव्यू दे देना। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ, मैंने जितने भी ऑनलाइन इंटरव्यू दिए थे मेरे को इतने मतलब मेरा नहीं हो रहा था सिलेक्शन। एक पॉइंट पे आके मैं ना बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी, मैं डिसअपॉइंट हो गई थी एंड मैंने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था कि कितने रिजेक्शन में से होंगी। फिर मैंने ऑफलाइन इंटरव्यू दिया और जो बीआरसी का मेरा इंटरव्यू था ये मेरा फर्स्ट ऑफलाइन इंटरव्यू था और मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि जो ऑफलाइन इंटरव्यू होते हैं वो बेस्ट होते हैं। ऑफलाइन इंटरव्यू में आप भी क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाते हो जो आपके पास आते हैं, आप वो चीज को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में ऑलरेडी हम नर्वस बैठे होते हैं फोन के पास, डायरेक्टली वो लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं या इंट्रोड्यूस करने के लिए बोल देते हैं, तो हम ना नर्वसनेस में और चीजें गलत कर बैठते हैं। लेकिन जब ऑफलाइन इंटरव्यू होता है तो सामने जो पैनल मेंबर्स होते हैं वो हमको बहुत कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते हैं, तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। जो क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं वो भी हम बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं। तो अगर अपॉर्चुनिटी है ऑफलाइन इंटरव्यू की तो इसको मत छोड़ना, क्योंकि ऑफलाइन इंटरव्यू में आधे बच्चे ऐसे ही गिव अप कर देते क्योंकि ट्रैवलिंग का सोच के नहीं आते। बीआरसी में भी 650 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया था, बट आए थे अराउंड 250-300 अराउंड आए थे, मतलब 50% कंपटीशन वहीं हट गया था। एंड मैं खुद भी नहीं देने वाली थी, जैसा मैं हर वीडियो में बोलती हूँ मैं नहीं देने वाली थी, बट मैंने दिया और आज मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मेरी पीएचडी स्टार्ट हो चुकी है। ये सजेशन रहेगा कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑफलाइन के लिए तो आप जरूर देना, आप जरूर जाना और देना, क्योंकि ऑनलाइन इंटरव्यू के कंपेरिजन में ऑफलाइन इंटरव्यू बहुत अच्छे रहते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू में वो लोग आपको 5 मिनट में जज करेंगे, 5 to 7 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स, इसमें वो आपको जज करेंगे। एंड हो सकता है उनको कोई और बेटर मिल जाए तो वो उसको ले लेंगे कोई भी रीजन की वजह से। तो ऑनलाइन में मतलब बहुत ज्यादा रिस्की टाइप रहता है, लेकिन ऑफलाइन में आप एक बार कंफर्टेबल हो गए, वो लोग कंफर्टेबल हो गए तो वो लोग भी आपको अच्छे से जान पाते हैं और आप भी उनको अच्छे से जान पाते हो।
एक्सपीरियंस, क्या आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपको हमेशा टॉप नॉच इंस्टीट्यूट में ही पीएचडी करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी पीएचडी करने के बारे में सोचते। जैसा कि मैंने आपको अपने बारे में बताया, एक पॉइंट आ गया था जब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी इंटरव्यू दे दे के। मैंने इधर इंटरव्यू दिया, उधर दिया, आईआईटी में दिया, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गांधीनगर, बहुत सारी जगह पे दिया, और मेरे को रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिल रहे थे। भले मैं अपनी मिस्टेक्स एनालाइज कर रही थी, मैं बहुत सारा ऑनलाइन इंटरव्यू थे, मतलब आईआईटी गांधीनगर का ऑफलाइन था, आईआईटी बॉम्बे का ऑनलाइन था, वो मतलब ऐसे चल रहा था। आप समझो मैं इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रही हूँ और मुझे रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिल रहे। अब एक पॉइंट आ गया था जब मैं पूरी तरीके से गिव अप कर चुकी थी। मुझे ऐसा था अब मैं प्राइवेट से पीएचडी कर लूंगी, और मेरा जो सीएसआईआर का फेलोशिप था उसकी एक्सपायरी आ चुकी थी। लाइक मतलब 9 मंथ जितने बचे हो गए उसकी एक्सपायरी को, तो मतलब उसकी भी एक्सपायरी आ चुकी थी। एंड मुझे ऐसा था कि मेरा एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, अब मैं प्राइवेट से कर लेती हूँ पीएचडी, क्योंकि अब बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है, हो ही नहीं रहा। देन मैं गई थी अपने जो कॉलेज है, मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से मेरा मास्टर किया है, तो मैं वहीं पे गई थी। मेरे जो एचओडी सर है वो, उनको मैंने बोला कि सर मैं मतलब यहीं पे पीएचडी करने का सोच रही हूँ, मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया, नहीं हो रहा है, और अब मतलब बहुत सारे रिजेक्शंस हो गए हैं एंड मुझसे अब नहीं हो रहा है, मैं कितना करूँ। तो सर ने बोला कि यू डोंट डिजर्व दिस प्लेस प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कुछ फंडिंग नहीं होती है, तुमको जेआरएफ भी यहाँ से नहीं मिलने वाला अगर तुम यहाँ पे करोगे, प्लस यहाँ पे फीस बहुत ज्यादा है, लाइक 37,000 पे ना आपको फेलोशिप मिलेगी, ना आपको कंटीजेंसी मिलेगी, मतलब आपका पैसा जाएगा, आपको कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में क्या बेनिफिट्स होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट इंस्टीट्यूट, तो उसमें पहला तो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंडिंग। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अगर आप करते हो टॉप नॉच, कोई भी हो, आईआईटी, आईजर, बीआरसी, कोई भी हो, तो वहां पे आपको पैसों की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर फंडिंग होगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो हम अभी तक बुक में पढ़ते आ रहे हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जैसे एसईएम है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टीएम, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो अभी तक हम सिर्फ बुक में पढ़ते थे और जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, जो करोड़ ऑफ रुपीज के आते हैं, जो प्राइवेट में तो हो ही नहीं सकते। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को आप खुद अपने हाथ से ऑपरेट करोगे, सीखोगे कैसे काम करना है। फंडिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हर एक चीज आपको आपके हाथ में मिलेगी। जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट है, उसमें मुझे एक किट की जरूरत है जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, जो ऑलरेडी सर ने एक मंगवा के रखी है, दूसरी वो मंगा रहे हैं। मतलब वो इतनी एक्सपेंसिव है कि प्राइवेट में तो मुझे उसके साथ कभी काम करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि कौन पैसे देता, वो इतनी एक्सपेंसिव किट है। लेकिन यहाँ पे तो सारी चीजें ऐसे ही मिल जाती है, इतना एक्सपेंसिव चीजें भी अगर हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो हमको ऐसे ही मिल जाती है। सेकेंड है कि अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पीएचडी करोगे ना, तो आपको बोला जाएगा कि आप खुद ही लिटरेचर रिव्यू करो और कुछ भी गैप ढूंढ लो। अब हम तो बिगनर्स हैं, हम ढूंढ के भी कितना ढूंढेंगे, और एक्चुअली में क्या हम ढूंढ रहे हैं वो गैप है भी या नहीं है, हमने इतना नहीं पढ़ा है और ना हम इतना थोड़े टाइम में पढ़ के निकाल सकते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो गाइड होते हैं वो खुद ही प्रोजेक्ट का पहले से डिसाइड करके रखते हैं, उनको ऑलरेडी, उनके पास ऑलरेडी सारा लिटरेचर रिव्यू रहता है, वो सोच के ही रखते हैं कि हाँ इस चीज पे काम करना, वो इतने साल से ये फील्ड में है। तो हम जो भी काम करते हैं वो अप्लाइड होता है। अब रिसर्च जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है फंडामेंटल रिसर्च और दूसरी होती है अप्लाइड रिसर्च। जैसे कि मेरी रिसर्च अप्लाइड है, मैं सपोज अगर कैंसर का कर रही हूँ और फॉर्मुलेशन बना रही हूँ, तो वो बाद में उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए, वो कुछ काम में आएगा। लेकिन आप प्राइवेट में करोगे तो वो कोई भी नॉर्मल सी रिसर्च होगी, उसका इतना कुछ यूज नहीं होगा, बस आप नॉर्मल से पब्लिकेशन करोगे। यहाँ पे पब्लिकेशंस भी बहुत हाई इम्पैक्ट वाली जर्नल्स में होते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, ऐसी जर्नल्स में आपके पब्लिकेशंस हो गए। तो अगर आपको पीएचडी करनी है तो आप ऐसे ही इंस्टीट्यूट से करना, टॉप नॉच, जिसमें आपको ये सारा मिले। प्राइवेट से अगर आपको करनी है तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि करो ही मत, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा कंपटीशन है और यहाँ पे आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। सर ने मुझे फर्स्ट डे ये बताया, पीएचडी बेसिकली होता है कि हमको ये 5 साल में सारी की सारी चीजें सीखनी होती है, आप सारी की सारी चीजें सीखोगे। तो हम लोग की प्रोजेक्ट लिस्ट निकली थी बीआरसी में, तो ना मेरा रैंक 5th था
एंड मेरे ऊपर और 4 लोग थे, वो लोग ने अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया था। तो मेरे पास 30 प्रोजेक्ट्स थे सिलेक्ट करने के लिए। तो एक पॉइंट आया जब मैं कंफ्यूज थी कि मेरे को कैंसर बायोलॉजी लेना चाहिए या फिर माइक्रोबायोलॉजी लेना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी मेरा कंफर्ट जोन था, कैंसर बायोलॉजी वो चीज थी जिस पे मैं हमेशा काम करना चाहती थी, बट मैंने ना कभी सेल कल्चर हैंडल किया था, ना मैंने कभी माइस को हैंडल किया है, मुझे कुछ नहीं आता था, ना मैंने कभी कोई इंटर्नशिप की है। बट अभी जब मैंने लैब ज्वाइन किया 15-20 डेज हो गए, अब मुझे लग रहा है कि मैंने बेस्ट डिसीजन लिया है, मेरा डिसीजन करेक्ट था। मुझे इतने अच्छे गाइड मिले, प्लस मुझे सारी चीजें सिखाई जा रही है, और सिर्फ मुझे ही नहीं, जितने भी लोग हैं सबको कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है जो उनको आता ही नहीं था। और अगर आप ऑलरेडी भी करके आए हो इंटर्नशिप, तो भी ये अप्रोच रहेगी कि आपको सिखाया जाए, एंड आपको कोई जज नहीं करता है, कोई भी जज नहीं करता है, सारी चीजें सिखाई जाती है। मुझे सेल कल्चर अभी सिखा रहे हैं, तो इट्स लाइक मैंने सही डिसीजन लिया। और मेरे प्रोजेक्ट में एक किट यूज होती है, किट यूज करनी है जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और ये जो किट है ये फाज डिस्प्ले के लिए है। ये किट अगर मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पीएचडी करती ना, तो मैं कभी यूज कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट कभी मंगवा नहीं सकता था, क्योंकि फंडिंग नहीं होती है। तो इट्स लाइक अगर आप टॉप नॉच इंस्टीट्यूट से पीएचडी करोगे तो आपको ये सारी चीजें भी यूज करने मिलेगी, ये सारी चीजें सीखने मिलेगी, एक्सपीरियंस करने मिलेगी, जो शायद आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कभी करने ना मिले। इसके अलावा ये एडवांटेज है कि आपको फेलोशिप तो मिलेगी ही मिलेगी, प्राइवेट में तो फेलोशिप भी नहीं मिलने वाली, कंटीजेंसी मिलेगी, कंटीजेंसी से आप लैपटॉप खरीद सकते हो, टैबलेट खरीद सकते हो, देन आपका सारा बुक्स का खर्चा आप निकाल सकते हो, किंडल खरीद सकते हो, देन बहुत सारी चीजें जैसे कॉन्फ्रेंस की टिकट हो गई, साइंटिफिक कैलकुलेटर हो गया, मतलब जितनी भी आपकी चीजें करियर के लिए आपको जो चाहिए पीएचडी में, जितनी भी आपको जरूरत पड़ती है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप वो सारी की सारी फुलफिल कर सकते हो कंटीजेंसी से। तो ये 2 फायदे भी है कि आपको सामने से पैसा मिलेगा फेलोशिप का, प्लस आपको कंटीजेंसी मिलेगी जिससे आप आपके सारे दूसरे खर्चे निकाल सकते हो। इसके अलावा आप सॉफ्टवेयर भी खरीद सकते हो, अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है तो आप कंटीजेंसी से वो सॉफ्टवेयर भी खरीद सकते हो। मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं जिन्होंने लैपटॉप खरीदा है अपनी कंटीजेंसी से, और मैं भी अभी सोच रही हूँ कि मैं क्या खरीदूं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रहते हैं जो टॉप नॉच इंस्टीट्यूट रहते हैं, वहाँ पे सेमिनार, वर्कशॉप ये सब फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं। लाइक अभी कल ही हम लोग का बायोरैट टेक्नोलॉजी डे था चेंबूर में, तो वहाँ पे सबने रजिस्ट्रेशन किया था, तो मेरे बैचमेट्स गए थे। तो लाइक मतलब इतना वहाँ पे इतना अच्छा डिनर था, और लाइक मतलब वहाँ पे सब कुछ था, आइसक्रीम्स प्लस सेमिनार था, तो आरटीपीसीआर कैसे करना है उस पे कुछ लेक्चर था, वेस्टर्न ब्लॉटिंग के कुछ नए टेक्निक्स, हैक्स बताए गए थे, उसका कुछ लेक्चर था। तो मतलब नॉलेज भी मिलती है एंड ऐसा डिलीशियस खाना भी मिलता है, और ये जो है फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं ऐसे वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, जिसमें आपको सीखने भी मिलेगा और एंजॉय करने भी मिलेगा। इसके अलावा तो ये सारे मेरे बैचमेट्स हैं जो बायोरैट टेक्नोलॉजी डे में गए थे, और आप देख सकते हो ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं, एंड आप एंजॉय भी कर सकते हो एंड आपको सीखने में मिलेगा। सो टॉप इंस्टीट्यूट के यही फ़ायदे हैं। टॉप नॉच इंस्टीट्यूट हो गया, वहाँ पे आप लोग को मैन्यूस्क्रिप्ट राइटिंग, आर्टिकल रिव्यू कैसे करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें सिखाई जाएगी। और इन शॉर्ट आपको जो साइंटिफिक फील्ड है उसमें प्रो बनाया जाएगा। आपके जो गाइड होंगे वो ही आपको ऐसे गाइड करेंगे कि आप ये सारी चीजों में प्रो बन जाओ, क्योंकि जो गाइड होते हैं उनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है, बहुत सालों का, और वो चाहेंगे कि उनके स्टूडेंट भी उनकी तरह ये सारी चीजों में आगे बढ़े और मतलब एक्सेल करे ये फील्ड में। मैं इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ जो मतलब आप सुन के आपको ऐसा लगेगा वाओ। तो बीआरसी में हम लोग को फर्स्ट डे ही बताया गया था कि बीआरसी की तरफ से हम लोग इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को 2.5 लाख रुपीस हमारे उनके पास रखे गए हैं, और ये 2.5 लाख रुपीस यूज करके हम लोग इंटरनेशनली ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ अटेंड करना है या इंटरनेशनली हमको हमारा काम प्रेजेंट करना है, तो हम ये पैसे यूज करके सारा के खर्चा ये पैसों में से होगा, हम जा सकते हैं
है और इंटरनेशनली भी हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मैंने सर को पूछा था कि सर हमको फर्स्ट डे ऐसे बोला था, तो क्या ये बात सच है? तो सर ने बताया कि हाँ ये बात सच है, बट उससे पहले आप कुछ काम करो, 8 to 9 मंथ्स मिनिमम आप कुछ अच्छा काम करो ताकि तुम वो काम बाहर जाके प्रेजेंट कर सको या फिर कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सको। तो हम कोलैबोरेशन में ये सारी चीजें कर सकते हैं। ये सारी चीजें बिल्कुल सही है, मतलब इट इज ट्रू कि ये सब होगा। तो ये सारे जो बेनिफिट्स है ये आपको टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स में ही मिलने वाले हैं। प्राइवेट से तो आप ऐसे एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि प्राइवेट में मतलब ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। आपको पीएचडी में बेसिकली बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करनी होती है, सीखनी होती है, जो आपको एक टॉप नॉच इंस्टीट्यूट से ही मिल सकता है। तो मेरा सजेशन आप लोग के लिए यही रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम क्रैक करने की ट्राई करो, सीएसआईआर को टारगेट करो। उसके बाद ऐसी प्रिपरेशन रखो कि आप जब इंटरव्यू दो तो आपका इंटरव्यू भी क्रैक हो जाए। इंटरव्यू में बेसिकली इंटरव्यू के लिए मैं आपको ये टिप्स दूंगी कि इंटरव्यू में वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। तो पाथ फाइंडर आपने जितने अच्छे से पढ़ी होगी, जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्या एक्सपेरिमेंट कब यूज होगा, हम कैसे करेंगे, अगर सेल में कोई प्रोटीन है साइटोप्लाज्म में और आपको वो डिटेक्ट करना है आप कैसे करोगे, ऐसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन। और ये देखा जाता है कि आप रिसर्च में इंटरेस्ट हो या नहीं। भले आपके पास नॉलेज होगी, बट अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, वो आप उनको आपकी बातों से पता चल जाता है, तो भी वो आपको नहीं लेंगे। जैसे बीआरसी में तो ये सारी चीजें बहुत देखी जाती है, डिसिप्लिन देखी जाती है, नॉलेज के अलावा ऑनेस्टी देखी जाती है। ये देखा जाता है कि आप सच में पीएचडी करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती है। और अपना कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग करने की ट्राई करो, जिससे आप अगर इंटरव्यू में जाते हो तो आपका क्रैक हो ही जाता है। पहले से ही प्रिपरेशन सीएसआईआर की ऐसी रखो कि आपका क्रैक हो जाए। दूसरी चीज, एक बार क्रैक हो गया जेआरएफ तो रिवीजन करना छोड़ो मत, अभी इंटरव्यू बाकी है। ये गलती मैंने की थी, मतलब मैंने छोड़ दिया था, मुझे लगा था मैं इंटरव्यू तो हो ही जाएगा, एग्जाम हो गया, तो मैंने बीच में कुछ मंथ्स बुक बंद कर दी थी, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था और ऐसे ही आईआईटी का इंटरव्यू देने के लिए चली गई थी, तो मेरा नहीं हुआ था। तो जब तक आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं होता है, एटलीस्ट तब तक तो आपको पाथ फाइंडर कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहना है। क्या सिचुएशन होगी तो कैसे आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे, क्यों करोगे, ये होगा तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट यानी टेक्नोलॉजी कैसे यूज करूँ, सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आपका इंटरव्यू क्रैक होगा। और एक बार इंटरव्यू क्रैक हो गया तो एक बार एडमिशन होगा, तो फिर आपको चीजें स्टेबल लगने लगेगी कि हाँ फाइनली मैंने जो इतनी पढ़ाई की थी, मैंने जो इतना हार्डवर्क किया, सारे सेक्रीफाइसेस किए, सब कुछ छोड़ दिया, वो अब फाइनली पे ऑफ कर रही है। और मुझे सीरियसली ये चीज फील हो रही है कि मैंने इतने साल जो सीएसआर में अपना टाइम दिया था, लाइक मैंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए, मैंने बहुत हार्डवर्क किया, सेल्फ स्टडी से मतलब करना और खुद की गलतियों से सीख सीख के करना, कोई बताने वाला नहीं था, हर एक चीजें खुद से सर्च करके करना, इट वाज नॉट इजी। तो और उसके बाद भी इंटरव्यू में स्ट्रगल करना, इतने सारे लोगों से कॉम्पीट करना और अच्छी जगह पे सिलेक्ट होना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और ये मतलब अब जब मैं बीआरसी में हूँ और एक अच्छा काम कर रही हूँ, अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला है, तो अब मतलब फील हो रहा है कि फाइनली इट इज पेइंग ऑफ। तो एक दिन आप लोग को भी ये चीज फील होगी जब फाइनली आपका अच्छी जगह पे सिलेक्शन हो जाएगा। सो गाइज, दिस वाज इट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत काम आए एंड आपको ये सारी चीज़ें बहुत यूजफुल लगे। अगर आपका कोई सजेशन है या आप चाहते हो मैं किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ जो आप चाहते हो, तो आप कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हो। एंड ये वीडियो को लाइक करो, इस पे कमेंट्स करो, इसको शेयर करो ताकि दूसरों की भी हेल्प हो। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।